तो दोस्तों यहाँ पर ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। किस में मापी जाती है? तो ये यार बच्चा बच्चा जानता है, ओजोन परत की मोटाई जो है डॉप्सन में मापी जाती है। ओजोन परत का दूसरा नाम आपको पता होना चाहिए, वो है समताप मंडल। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर भी इसको बोला जाता है। और ये जो गैस होती है, इसको आप लोग ऐसा ना समझना कि ये गंधहीन है। इसमें तीव्र गंध आती है और हल्के नीले कलर की होती है ये गैस। ठीक है, तो ओजोन जो है ये हल्के नीले कलर की तीव्र गंध आती है, और इस चीज़ को याद रखिएगा, डॉप्सन में इसको मापा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको 0 और 3 के माध्यम से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो 0 और 3, 0 और 2 क्या है? O2 है, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, और 3 अगर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं तो वो ओजोन का निर्माण होता है। ठीक है, और हमारे जहाँ पर हम लोग स्थित हैं, ज़मीन से लेकर के अगर आप जाओगे 30 से 32 किलोमीटर के ऊपर, तो वहाँ पर इसकी मोटाई जो है, इसकी सांद्रता बहुत ज़्यादा है। और किलोमीटर में पता ही आपको दूरी नापा जाता है। ठीक है, जैसे कि पुलिस की जो दौड़ करता है उसको 5 किलोमीटर दौड़ाया जाता है। ठीक है, 10 किलोमीटर दौड़ाया जाता है। फैदम, ये क्या है भाई? फैदम, तो फैदम जो है समुद्र की गहराई नापा जाता है। एक फैदम में कितना होता है? 6 मीटर होता है। ठीक है, 6 मीटर होता है। अरे क्या बोल गया? 6 मीटर नहीं भाई, 6 फुट। ठीक है, 6 फीट बोलते हैं, 6 फीट बोलते हैं, जिसमें 2 मीटर कह सकते हैं। ठीक है, अगर मान के चलो कि मेरी हाइट 6 फीट की है, मतलब मैं 2 मीटर का हूँ। ठीक है, तो 3 फीट बराबर 1 मीटर होता है, 6 फीट मतलब 2 मीटर होता है। तो एक फैदम बराबर या तो आपके यहाँ पर 2 मीटर होगा, या तो आपके एक फैदम बराबर 6 फीट होगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, 2 मीटर या 6 फीट, क्योंकि 3 फीट बराबर 1 मीटर। तो आप अपने आप को याद रखिएगा कि आप अगर 6 फीट के हैं तो 2 मीटर के हैं, तो एक फैदम बराबर 6 फीट, मतलब आप पूरे यानी कि 2 मीटर। ठीक है, प्रकाश वर्ष आपको पता है कि लंबी दूरी को नापने के लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश कितना टाइम लेता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड। और चंद्रमा से आने में कितना टाइम लेता है? 1 मिनट 3 सेकेंड। ठीक है, सॉरी 1 सेकेंड 1.3, मतलब 1 सेकेंड और 3 नैनो सेकेंड। और दूरी की अगर बात करें चंद्रमा की, तो पहले सूरज की देख लीजिए। सूरज की लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूरज, और 3,84,400 किलोमीटर है चंद्रमा दूरी। ठीक है, अब इन सबों को कैसे नापा जाता है? प्रकाश वर्ष से नापा जाता है। मतलब कि 1 मिनट में या एक वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी तक जाता है, उसको प्रकाश वर्ष माना जाता है। जैसे कि 1.3 सेकेंड में चंद्रमा से जो प्रकाश है पृथ्वी पर आता है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष में इस तरीके से नापा जाता है। ठीक है, एक वर्ष में प्रकाश कितनी दूर तक जा सकता है, उसको प्रकाश वर्ष। तो सबसे लंबी दूरी होती है, सबसे लंबी इकाई है मापने की। सबसे बड़ी जो है, आप यहाँ पर यूनिट बोल सकते हैं, प्रकाश वर्ष है दूरी नापने की। चलिए, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं भैया? तो मैंग्रोव वन होते क्या है? मैंग्रोव वन जो होते हैं ये आपके मिश्रण होते हैं। कहने का मतलब है कि खारा पानी, ठीक है, और मीठा पानी दोनों मिलता है। खारा पानी कहाँ पर होता है? समुद्र में होता है। मीठा पानी कहाँ है? नदियाँ लेकर के जाती हैं। ठीक है, ठीक है, अब जब नदियाँ लेकर के जाती हैं तो जहाँ पर नदियों का मिश्रण होगा, जैसे कि मान के चलिए कि वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर गंगा नदी लेकर के आती हैं, और यहाँ पर खारा पानी है वे ऑफ बंगाल का, तो यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है, और यहाँ पर क्या होता है? आपका मैंग्रोवन पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार में भी आपको देखने को मिलता है, और इधर आपको महानदी में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम जगहों पर आप याद रखेंगे, परीक्षा में पूछा जाता है कहाँ पर, तो सुंदरवन में आपको मैक्सिमम मैंग्रोवन देखने को मिलते हैं। परीक्षा में यही बनता है सुंदरवन। और सुंदरवन में आपको पता है कौन बनाता है? जैसे कि आपकी आती हैं सांगपो नदी से, तिब्बत से होते हुए, आसाम से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको हम लोग जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में, और यहाँ से गंगा नदी आती हुई, इनको क्या बोला जाता है? पद्मा बोला जाता है बांग्लादेश में, और दोनों का मिश्रण को क्या बोला जाता है? मेघना बोला जाता है बांग्लादेश में। ठीक है, तो गंगा को पद्मा, ब्रह्मपुत्र को जमुना, और दोनों को मिला करके मेघना। अब ये जो नदी होती है ये बनाती है सुंदरवन डेल्टा, और इसी में पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। इसको याद रखेंगे आप। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सारस क्रेन है, बच्चा बच्चा जानता है। भारत का कौन है? मोर है, ये भी बच्चा बच्चा जानता है। गौरैया के बारे में आपको पता होना चाहिए कि घर में आप देखोगे तो घर में आपके घर के अंदर ही ये घोंसला बना के रहती है। गांव में आप रहे होगे तो आपको पता ही होगा कि घर के अंदर गौरैया आपके वेंटिलेटर जिसको बोलते हैं, एग्जॉस्ट जिसको बोलते हैं, वहाँ पर बैठ करके अपना बना लेगी। आपका जो अलमीरा है उसके पीछे ये अपना घोंसला बना लेती है। ठीक है, तोता नकल करने में एक्सपर्ट होता है। ठीक है, आप जैसी आवाज़ निकालोगे निकाल सकता है, हरे कलर का होता है तोता।
ठीक है, लेकिन इससे हमारा सवाल नहीं बनता है, सवाल इससे बनता है हमारा सारस क्रेन से। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है। उस उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सॉरी, यहाँ पर राजकीय होना चाहिए, यहाँ पर राष्ट्रीय लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। ठीक है, तो राजकीय हो जाएगा। अब राजकीय पशु की बात करें तो राजकीय पशु की अगर हम बात करेंगे तो पशु जो होता है वो होगा आपका बारहसिंघा, जिसके 12 सिंग होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब ये मत समझना 10-20 किलो का होता है, 180 किलो के आसपास का होता है इसका वजन। बकरी के बराबर मत समझना कि इसके अंदर 40, 50, 30 किलो ही नहीं, 180 किलो के आसपास इनका वजन, 150 किलो, 180 किलो इनका वजन होता है। तभी जा कर के इनको राजकीय पशु बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि तंदुरुस्त ही ना हो बना दिया जाए। जैसे शेर है, जैसे कि चीता है, ठीक है, बाघ है, सॉरी बाघ है, उसको भारत का राष्ट्रीय पशु बनाया गया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या बनाया गया? बारहसिंघा बनाया गया, कुछ चीज़ें सोच करके। राजकीय चिन्ह याद रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? तीर और कमान, तीर और कमान और साथ में मछली। ठीक है, तीर, कमान और मछली यहाँ पर आपका राष्ट्रीय चिन्ह है, राजकीय चिन्ह। यार बार बार राष्ट्रीय आ जा रहा है, राजकीय। ठीक है, राजकीय चिन्ह है। ठीक है, और राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम, याद रखिएगा। ठीक है, और आम अब आ रहा है इसका सीजन, तो आप लोग तैयार रहिएगा। स्पीयरमैन ने दिया था, क्या दिया था भैया? कुछ तो दिया होगा स्पीयरमैन ने। यस, सीडीपी में आप देखोगे बाल विकास में इन्होंने क्या दिया था? द्विकारक सिद्धांत दिया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? आप कमेंट करके बताइएगा। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था थॉर्नडाइक ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको देख लीजिए। उन्मुखी सिद्धांत है, यहाँ पर ये एक ओरिएंटेशन की बात होती है, एक सिद्धांत की बात हो रही है, तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 इंपॉर्टेंट है। अच्छा सवाल है कि द सेंटेंस जॉन विल बी लिविंग फॉर इंग्लैंड टुमारोज इज इन, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो है सेंटेंस है ना, ये किस टेंस का है? तो आपको पता होना चाहिए। विल, विल क्या होता है? फ्यूचर का होता है। ठीक है, तो कहाँ गया फ्यूचर? कहीं दिख रहा है? प्रेजेंट, फ्यूचर, ये देखिए फ्यूचर है तो एक ही दिख रहा है, तो कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस ही होगा, सिंपल सी बात है। बिल होता है कंटिन्यूस है, बी हो गया तो कंटिन्यूस है। ठीक है, अगर सिर्फ बिल होता और बी नहीं होता, ठीक है, आईएनजी का फॉर्म नहीं होता, तो ये हो जाता फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बिल के साथ हैव हो जाएगा तो ये हो जाएगा परफेक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें टेंस जब पढ़ाएंगे तो बहुत आसान है, चीज़ें समझना बहुत मुश्किल नहीं है, परेशान ना हो। अगला है निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो 2 पूर्णांकों का योग जो है पूर्णांक होता है। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है मैं बता दूं। देखिए, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, फिर उसके बाद -1, -2, इनका अगर हम लोग कुछ भी करें, इनको जोड़ें, जैसे -1 को अगर 1 के साथ जोड़ा जाए, 2 के साथ जोड़ा जाए, अगर 2 को जोड़ा जाए, -1 को अगर 1 को जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जैसे देखिए धनात्मक पूर्णांकों की बात करें, जैसे 1 है, जैसे कि यहाँ पर 1 है और 1 को जोड़ दिया जाए तो क्या हो गया? 2 हो जाएगा। ये क्या है? पूर्णांक है। 2 परिमेय संख्याओं को योग जो होता है वो क्या होता है? ये आपका क्या होगा? परिमेय संख्या ही होगा, बिल्कुल फैक्ट है। 1/2 को 1/2 दोनों जोड़ दिया जाए तो 1/4, ये क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होती है जिसका जो P/Q के फॉर्म में हो और Q 0 ना हो। अब तीसरा जो है 2 अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय संख्या ही होता है, नहीं ये गलत है। ठीक है, अपरिमेय और परिमेय दोनों हो सकता है, तो यहाँ पर गलत जो है उसका यहाँ पर आपको बताना है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो 2 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है? √2। ठीक है, √2 अपरिमेय संख्या हो गई। अब 2 अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होगा? इसका अपरिमेय संख्या क्या? ये परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 2 प्राकृतिक संख्या जैसे 1, 2, 3, 4 इनको जोड़ दिया जाए, जैसे 5 को 7 में जोड़ दिया जाए तो कितना होगा? 12, ये भी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, इसको अब डिटेल में परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या इसको प्रूफ करने की जरूरत पड़ेगी, तो इससे अच्छा आप ये समझ लीजिए कि 2 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है? जैसे √2, जैसे √4 हो गया, तो √4 को क्या करोगे? √2 × √2 कर लोगे, और 2 रूट है तो एक बारी बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, 2/1 परिमेय संख्या ही तो हो गई ना। ठीक है, अब नीचे 0 है नहीं तो परिमेय संख्या है। ठीक है, अब अगर √2 ही सिर्फ है तो ये परिमेय संख्या हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या ही है। तो इस चीज़ को याद रखिए, परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है।
नाव जो है जल में तैरती है, कौन सा कारक है? जल में तैरती है, में पर अधिकरण कारक होता है, आपको पता है। संप्रदान के लिए मतलब किसी के लिए किया जाता है तो संबंध का के की करण, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जल में तैरा जा रहा है, मतलब अधिकरण की बात हो रही है। सूरज का सातवां घोड़ा गुनाहों का देवता किसने लिखा था? तो धर्मवीर भारती ने लिखा था, ठीक है। तो धर्मवीर भारती से यहाँ पर सवाल बन ही जाते हैं, तो उसको लेकर के भी आपको निश्चिंत रहने की आवश्यकता है नहीं, थोड़ा बहुत तो पढ़ने की आवश्यकता है ही दोस्त, है ना, ठीक है। चलिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? गार्डेनर ने दिया था, ये सबको पता है, ठीक है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। अब यहाँ पर ब्रूनर साहब के बारे में मैंने आपको पहले बोला था कि मैं बताऊँगा, तो चलो थोड़ा बहुत जान लो। पियाजे जो है, पियाजे ने जो कार्य किया, जैसे इनकी 3 अवस्थाएँ थी, जैसे 4 अवस्थाएँ हैं, जिसमें कि पहला है पूर्व संक्रियात्मक, फिर दूसरा है, पहला है यार क्या हो रहा है, पहला जो है वो है आपका यहाँ पर सेंसरी मोटर, दूसरा है प्री ऑपरेशनल, तीसरा है कंक्रीट और चौथा है फॉर्मल, ठीक है। तो ये 4 अवस्थाएं थी। ब्रूनर ने क्या किया? इन्हीं की अवस्थाओं पर काम किया, ठीक है। तो पहली अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष, फिर 2 से 7 वर्ष और 7 से लेकर के 11 वर्ष, 11 से लेकर के 15 वर्ष, 16 वर्ष। अब ब्रूनर ने इन्हीं के ऊपर काम किया और 3 अवस्थाएं इन्होंने भी बताई, ठीक है। आइकोनिक, ठीक है, सॉरी इनएक्टिव, आइकोनिक और सिंबॉलिक, ठीक है। तो इसके बारे में हम ब्रूनर के बारे में जब पढ़ेंगे डिटेल में, तब हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो इनएक्टिव जो होता है 18 महीने तक होता है, फिर आइकोनिक जो होता है 7 साल तक होता है, और 7 साल से ऊपर तक का जो होता है वो क्या होता है आपका? सिंबॉलिक। तो यहाँ पर इनएक्टिव को किससे कंपेयर कर सकते हैं? सेंसरी मोटर से, जिसमें बच्चे एक्टिव नहीं होते हैं। जैसे कि सेंसरी मोटर में जो बच्चा 2 साल तक का होता है, तो एक्टिव कहाँ होता है? नहीं होता है ना, वो सिर्फ क्या होता है? हाइपर एक्टिव होता है, मतलब कि हाथ पैर चलाना, ये सारी चीज़ें करना, लेकिन किसी काम को कर नहीं पाएगा, एक्टिव नहीं हो पाता है। तो एक्टिव को सेंसरी मोटर के साथ अटैच कर सकते हैं। आइकोनिक प्री ऑपरेशनल के साथ कर सकते हैं, जिसमें कम ज़्यादा में फ़र्क नहीं बताता है। ये बताते हैं आपके 7 साल तक वो स्टेज होती है, और उसके 7 साल से ऊपर की जो अवस्था होती है वो होती है सिंबॉलिक, मतलब कि सिस्टम सिंबल के सहारे सीख सकता है। मतलब कि यहाँ पर जो चीज़ें मूर्त चीज़ें हैं, जैसे कि तीसरी अवस्था 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है पियाजे के दौरान, तो वैसे ही सिंबॉलिक है आपके ब्रूनर की। तो मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि पियाजे को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करा है ब्रूनर ने, इन्होंने भी संज्ञानात्मक विकास का ही सिद्धांत दिया, इन्होंने भी दिया है। तो इसको समझिए आप, दोनों लोगों का संज्ञानात्मक विकास है, ठीक है। और वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास है, आपको पता है सामाजिक वातावरण से संबंधित है। चलिए इस प्रश्न को भी देख लेते हैं कि संख्या 3070 के सर्वाधिक निकट जो 17 से पूरी तरीके से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या क्या है? तो 3070 है। तो अब यहाँ पर हम पहले 17 से भाग देंगे। 17 एकम 17, 13 बच गया, फिर 7 हो जाएगा ना, ठीक है। फिर यहाँ पर कितने बार में जाएगा? 17 छके 102 और 17 दूना 34, 2 और 136, 17 34 36, 8 बार में, है ना। तो 8 छक्के कितने बार में जाएगा? 136। तो 1 बचेगा, फिर 0 बचेगा। तो इसमें क्या ऐड किया जाए? तो इसमें कुछ ऐड किया जाएगा, तो प्लस अगर 7 ऐड कर दिया जाएगा तो 17 हो जाएगा। तो 17 से कट जाएगा एक बार में, तो कौन सा जाएगा? 7 ऐड करना पड़ेगा भाई, ठीक है। या तो 7 ऐड कर दो या 10 घटा दो। 10 घटाएंगे तो 3060 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर 3060 होना चाहिए, ये भी हो सकता है। और यहाँ पर अगर हम 7 जोड़ देते हैं तो 3077 होना चाहिए, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि 3070 के सर्वाधिक निकट, तो 70 के निकट कौन सा है? 77 है कि 60 है? तो इसमें 10 का गैप है और इसमें 7 का गैप है। तो देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है, सर्वाधिक निकट पूछा है। अब कुछ बच्चे घटा करके 360, और सबसे ऊपर ऑप्शन यही है, लेकिन सर्वाधिक निकट अगर हम जोड़ करके देखें तो 77 हो रहा है, तो आंसर नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, नंबर लूटना, और यही ह्यूमन एरर है। बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं जबकि आता है क्वेश्चन। तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि ह्यूमन एरर होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर बच्चा 140 प्लस लेकर के आएगा, लेकिन एक चीज़ है, अगर एवरेज बच्चा भी है ना, अगर वो ठीक से मेहनत करे तो 120 प्लस लेकर के आ सकता है। और आपको पता है कि एवरेज बच्चे ही दुनिया में इतिहास रचते हैं, ठीक है। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि जो तेज बच्चे होते हैं, तेज तो होते ही हैं, उनका तो मतलब डिसीजन क्लियर है वो क्या करना है लाइफ में। लेकिन जो एवरेज बच्चे होते हैं उनके अंदर बहुत अलग पोटेंशियल होता है, क्योंकि वो हर एक चीज़ को जानते हैं, मैक्सिमम चीज़ को जानते हैं, और जिस चीज़ में बूस्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अपने आप को अगर आप एवरेज समझते हो तो बहुत अच्छी बात है, और आप अपने आप को थोड़ा सा मेहनत करने को उत्सुक कीजिए कि मेहनत कीजिए, आप ज़रूर कामयाब होंगे और आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है।
पीडीएफ जो है उसको आपका टेलीग्राम पर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और यूपी टेट सुपर टेट के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, इसको ज़रूर देखिए और दूसरों को दिखाइए, और कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।